हमारे साथ राहुल जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल से, उनसे बात करते हैं। राहुल, मॉर्निंग टू यू। ओवरऑल सेटअप अच्छा है मार्केट के लिए, लेकिन आज एटलीस्ट जो ओपनिंग है वो हो सकता है थोड़ी फ्लैट हो। आप कोई ट्रेड रेकमेंड करेंगे आज ओपनिंग में? हाँ, मार्केट थोड़ा फ्लैट ओपन होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि एशियन मार्केट सब नेगेटिव ट्रेड हुए, फ्लैट टू नेगेटिव सब, आई थिंक 0.5 to 1% सब नेगेटिव है। तो मेरे ख्याल से वी शुड ऑल्सो ओपन नेगेटिव मार्जिनली, बट वी आर पॉजिटिव ऑन IT स्टॉक्स, मिड कैप IT स्टॉक्स जो है, जो जिस तरह से अपने IT स्टॉक्स लार्ज कैप्स बढ़ चुके हैं और तो वैल्यूएशन जो गैप है मिड कैप और लार्ज कैप के बीच में, वो मेरे ख्याल से थोड़ा नैरो डाउन होना चाहिए। उस बीच में मेरे ख्याल से ईक्लक्स सॉफ्टवेयर में जो है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये लेवल से। यहाँ से भी आई थिंक 15 to 20% ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को यहाँ से पोजीशन बनानी चाहिए। सिमिलरली मिड कैप स्पेस में परसिस्टेंट सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो आई थिंक मिड कैप स्पेस में IT अच्छा लग रहा है। दूसरा फार्मा में भी सिलेक्टिव फार्मा में भी यहाँ से अभी भी बाइंग की जा सकती है। तो फार्मा में लार्ज कैप में डॉक्टर रेड्डी बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये लेवल से, और कड़ीला हेल्थ केयर, ये दोनों स्टॉक्स आप देखोगे तो ओवरऑल मार्केट्स का जो ट्रेंड रहा है वो एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टोरीज के लिए भी बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये फार्मा एंड IT बोथ लुक्स स्टिल अट्रैक्टिव फ्रॉम करंट लेवल्स। तो ट्रेडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स किसी को पोजीशन बनाने हैं तो ये चुनिंदा स्टॉक्स में कर सकते हैं जी। इस बीच सेंसेक्स 5 पॉइंट नीचे रुका है इंडिकेटिव में, और निफ्टी 14 पॉइंट नीचे, लेकिन इंटरेस्टिंग मूव है टाटा पावर पर। ये 6.5% ऊपर है इंडिकेटिव टिक्स में। और मैं लौटना चाहूंगा भारती पे। अभी हमने देखा मॉर्गन स्टैनली का क्या व्यू था, अब आप देखिए सिटी ग्रुप का व्यू क्या है भारती पे। इन्होंने टारगेट प्राइस को कट कर दिया है भारती पे, पहले 420 का था, तो अब सिटी ग्रुप को लगता है कि ये चलेगा नहीं ठीक से, इसको घटा के 370 कर दिया है। वो ऐसा है कि एक चार्ट भी दिखा दीजिए 3 महीने के। मेरे ख्याल से सिटी ग्रुप में जरूर कोई टेक्निकल चार्टिस्ट होगा जिसको पता है चार्ट क्या चल रहे हैं। तो ठीक बोला है उसने, क्योंकि कहानी जरा स्टॉक जरा दिखा दीजिए। देखिए आप मॉर्गन स्टैनली ने कहना तो पहले पैसे डाल दें, पैसे डाल देंगे तो चार्ट पे दिख जाएगा। मगर देखिए उनकी व्यू चार्ट दिखा दीजिए, 3 महीने की चार्ट, 1 साल की भी दिखा दीजिए। इनफैक्ट सिटी ने आइडिया पे भी कट किया है, 205 से टारगेट कट करके 155 कर दिया, विच इज अ डीपर कट जी। तो देखिए आपके सामने है, मैं चार्ट के साथ तो झगड़ा नहीं कर सकता, पैसा कहाँ पता नहीं। तो मैं एक जरा मेरे से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मीर जी, अगर इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही है, जॉब्स ही जॉब्स है, मतलब लोग बोल रहे हैं जी प्लीज नौकरी ले लो, और फिर भी अगर किसी को नौकरी ना मिले उसको आप क्या कहोगे? बहुत ज़हीन है, नालायक है, क्या है? नहीं, ऐसा है नहीं एक्चुअली। मैं मिसाल के तौर पे पूछ रहा हूँ आपसे। तो वही होगा। तो ठीक है ना, तो मैं आपसे पूछता हूँ, जो स्टॉक इस मार्केट में भी नहीं चलते आप उनको मत छूना, क्योंकि अगर इतना मार्केट चल गया ये स्टॉक कहां नहीं जा रहा। तो मैं थोड़े पढ़ देता हूं आपको। सुजलॉन, कॉर्पोरेशन बैंक, रिलायंस कम्युनिकेशन, इंडियन बैंक, भारतीय एयरटेल, NMDC, मुथूट फाइनेंस, कोल इंडिया, अब बहुत लंबी लिस्ट है। मगर अभिजीत जी, जो स्टॉक इस मार्केट में भी नहीं चलता उसके साथ कुछ परेशानी करने की जरूरत? सुमित के पास जाना है पहले, फिर आते हैं। चलिए, शुक्रिया आशु। कुछ एक स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अभिजीत, विल कम बैक टू यू। जी बताइए सुमित, बताइए। कुछ स्टॉक्स की अगर बात करें पहले मेहर, तो जो है जो स्टॉक इस पर नजर रखनी होगी वो है इकरा। 18% के आसपास का उछाल देखने को मिला इंडिकेटिव एक्शन में इस शेयर के अंदर। वॉल्यूम्स हालांकि थोड़े कम है, करीब 3000 के आसपास की वॉल्यूम्स हुए, लेकिन 18% का उछाल। और खबर भी यहाँ पे सबको पता है कि मूडीज रेटेड जो खबर आई उसके बाद। उसके अलावा एक स्टॉक के ऊपर नजर आले, ये है इनोवेटिव इंडस्ट्रीज का। इस शेयर में वैसे तो आमतौर पर लोअर फीस लगा था करीब 5% के आसपास, लेकिन आज इसमें एक इन्वर्स मूव देखने को मिल रहा है, करीब 6% के आसपास का उछाल है। इस पर भी आप नजर रख सकते हैं। उसके अलावा अगर कुछ और कंपनियों की बात करें तो उसमें रुचि सोया, जहाँ पे करारी खबर आई है, उस खबर के बाद करीब 3.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम भी 2 लाख के आसपास यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो इस पर भी नजर रखें। NTPC में जहाँ पे खबर आई है कंपनी के नए प्लांट को लेकर भी, कंपनी जो नया प्लांट लगाने जा रही है उसके बाद कुछ गिरावट देखने को मिली, करीब 3.5% के आसपास की इंडिकेटिव में कुछ गिरावट देखने को मिली, तो इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। जी चलिए, बाजार खुलने में थोड़ा समय बाकी है। अभिजीत, यू आर सेइंग समथिंग। Yeah, Mir, Ashu was asking me, should one bother with these kind of stocks which are underperforming so heavily in this kind of markets? So my answer is, why bother? You stick with those stocks where the trend is defined and up. And once these underperforming stocks, turn up and then move, then we'll look into it. So it makes sense to stay with the trend, and which should be up. जी चलिए, बाजार खुलने वाला है, करीब 1 मिनट का समय बाकी है। आपको ये भी बता दें कि आज प्रेशर जहां पर देखने को मिल सकता है, हमने सुबह बात की थी कैपिटल गुड्स की,
और सीमेंट की, इसमें भी नजर रखनी पड़ेगी बिकॉज काफी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक है मूव। जैसे अल्ट्राटेक आज नीचे है करीब 1%। इसके अलावा पावर स्पेस में एनटीपीसी 3% नीचे है इंडिकेटिव टिक्स में। सेसा स्टरलाइट, सिप्ला, एक्सिस बैंक, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। राहुल, वेरी क्विकली मार्केट खुलने ही वाला है इनफैक्ट, ये जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स है उसमें सेंटिमेंट नियर टर्म में खराब रह सकता है थैंक्स टू यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। आप देखा जाएगा तो लास्ट 3-4 महीने से आप पीएसयू बैंक्स प्रेशर में ही रही हैं। कंसर्न तो मेरे ख्याल से एवरीबडी नोज अबाउट इट कि एनपीए के जो कंसर्न्स है, एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स है, तो वहाँ पे प्रेशर रहा ही है। यूनाइटेड बैंक ऑफ कोर्स एक बनाया खड़ा हो चुका है। गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन दिस पर्सपेक्टिव वेदर टू मर्ज विद समबडी और नॉट, देन इट वुड क्रिएट अ नेगेटिव डैम्पनर स्टिल फॉर पीएसयू बैंक फ्रॉम करंट लेवल्स। जी चलिए, खुला है मार्केट 26 पॉइंट नीचे सेंसेक्स और निफ्टी 13 पॉइंट नीचे 6139 का लेवल है। और टाटा पावर करीब 5.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। और जो गेनर्स हैं निफ्टी के, इसमें भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स, विप्रो, ओएनजीसी, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर नजर रखी जा सकती है। यहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिली है। सेंसेक्स अब करीब 51 पॉइंट नीचे है। इधर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो खबर है यहाँ पर कि इसका विलय किया जा सकता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और इससे जुड़ा बयान भी आया है बोर्ड की तरफ से। अभी बीएसई पे जो रिलीज इन्होंने भेजी है, इसमें नए शेयर्स इश्यू करने को बोर्ड ने मंजूरी दी है, जो कि कंपनी का ये कहना है कि सेबी के फ्रेमवर्क के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को नए शेयर्स जारी किए जाएंगे। तो उसके बाद इस समय हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के काउंटर पर रुझान करीब 1.5% के मुंह का है, लेकिन देखना होगा यूनियन बैंक को जो कि इसे एक्वायर करने वाला है, क्योंकि उनकी जो बुक्स है उस पर इसके बाद स्ट्रेस आ सकता है। तो वहां पर देखना होगा क्या होता है। 48 पॉइंट नीचे सेंसेक्स और निफ्टी 19 पॉइंट नीचे 6135 का लेवल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान निफ्टी में जिन स्टॉक्स पर है, इसमें एनटीपीसी 7.5% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। टाटा स्टील 1.5% नीचे है। मारुति सुजुकी 1.25% का ड्रॉप यहाँ पर है। यूनियन बैंक के काउंटर पर करीब 1% का ड्रॉप देखने को मिला है। इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी और टीसीएस, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर इस समय नुकसान देखने को मिल रहा है। आशु जी, तो मैं थोड़े से मिड कैप्स ले लेता हूँ। आप डालते जाइएगा जैसे आपको मिलते जाए। उमंग डेयरीज करके एक है, ये मेरे ख्याल से जेके की एक कंपनी है, डेयरीज की कंपनी उमंग डेयरीज। हेरिटेज फूड्स, एलटी फूड्स, बहुत सारे खाने और ये डेयरी के स्टॉक चले हैं आज, तो मैं वो डाल देता हूँ आपके लिए। दूसरा वाटर बेस ले लीजिए, एशियन ऑयल फीड की। मैंने सुबह कहा था अगर 2-3 दिन फ्रीज लगता है तो फिर मोमेंटम शायद एक डायरेक्शन में आ जाए, तो वो देख लीजिएगा आप। तीसरा रैम की इंफ्रा, देखिए वॉल्यूम मेरे को देखने के लिए अभी इतना कोई वक्त नहीं मिला, मगर रैम की इंफ्रा की भी हमने सुबह बात की थी। एक इंडोको रेमेडीज देख लीजिए, क्योंकि ये फिर से मूव पे शुरू हुआ है। ये इंडोको रेमेडीज बीच में बहुत चला था, कोई 80 के लेवल पे हमने बात किया था, 110 पे जाके मेरे ख्याल से रुका था, फिर से वहां से शुरू हो गया था। तो इंडोको रेमेडीज, बाकी वीएसटी टिलर्स, ये एक स्टॉक बीच में बहुत चला था, ये फिर से आज उसमें मोमेंटम है, वो देख लीजिए। पेपर प्रोडक्ट्स, वो एक स्टॉक है जो जितने मिल रहे हैं अभी मैं आपको पहले दे दूंगा, फिर जाके अवंती फीड्स की सुबह हमने बात की थी, उसमें ट्रेंड भी बहुत साफ है, वो देख लीजिए। श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर को 2% की उसमें जोरी आई है। और हाइडेलबर्ग सीमेंट, देखिए इसको जरा नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये जो है ये जितनी कंपनियां मैं देख रहा हूँ जो फॉरेन है, इन्होंने सबने डीलिस्ट करना है किसी टाइम पे, तो यहाँ पर 2 स्टोरियां बन जाती हैं, तो वो देख के रखिएगा। जेके सीमेंट वो भी चला है। बाकी शुगर आज कोई मोमेंटम नहीं है, और टेक्नोलॉजी में जिस किस्म का मोमेंटम एक्सपेक्टेड था वो अभी है नहीं मेयर, मगर वो डे ट्रेडिंग के स्टॉक है भी नहीं। वहां ऐसा है कि वो थोड़े लॉन्ग टर्म मोमेंटम के स्टॉक हैं और लॉन्ग टर्म चल रहे हैं, तो कभी 1-2 दिन छोड़ के भी चले तो उसमें कोई हैरानगी नहीं होगी। बैंकिंग में आप इसलिए ध्यान रखना क्योंकि हर म्यूचुअल फंड में 10-20% बैंकिंग है। अगर ये बेचना शुरू करते हैं तो ये स्टॉक बिल्कुल रीएडजस्ट हो जाएंगे। रीएडजस्ट का मतलब है जिस प्राइस पे भी है 10-20% नीचे आ जाएंगे, क्योंकि अगर ये बैंक बेचते तो खरीदेगा कौन। तो आप ये सोच के चलना, और आप किसी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो देख लो, 20-25% से कम नहीं है बैंकिंग में इनकी जो एक्सपोजर है। जी चलिए, इस बीच कुछ और काउंटर्स जहां पर अच्छा मूव है वो देख लेते हैं। एक तो इकरा, यहां पर आज अपर फ्रीज है, 20% का अपर फ्रीज देखने को मिला है। और मूडीज यहाँ पर जो हिस्सा खरीदने के लिए ऑफर लाने वाली है, उसके बाद काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। और कुछ काउंटर्स जहाँ पर अच्छा मूव है, इसमें आज सबसे ज़्यादा, अगर आप एनएसई की कैश की लिस्ट देखें, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी जहाँ पर हो रही है, इसमें टाटा पावर सबसे ऊपर है। ये 6.5% चला है और काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स, 21 लाख से ज़्यादा शेयर्स का ट्रेड कैश में ऑलरेडी हो चुका है। तो इसमें करीब 6.5% का मूव है।
इसके अलावा और एक है DCM श्रीराम, यहाँ पर करीब 10% का मूव देखने को मिला है। ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ ये चला है। थिंक सॉफ्ट के काउंटर पर 5% का मूव वॉल्यूम्स के साथ ये चला है। ग्लोबल ऑफशोर ये करीब 3% चला है वॉल्यूम्स के साथ। ट्रिजाइन टेक्नोलॉजीज और एक काउंटर है जहां पर आज करीब 3-1% का मूव है और वॉल्यूम्स के साथ बाकी जिन स्टॉक्स पर खरीदारी इस समय देखने को मिल रही है, कुछ 1-2 नाम 3i इन्फोटेक जैसे हैं जहां पर थोड़ी बहुत बाइंग इस समय वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिली है। राहुल, क्या कहेंगे आज के ओपनिंग पर आप? ओपनिंग एज एक्सपेक्टेड अपन बात कर रहे थे कि अगर नेगेटिव होनी चाहिए तो ओपनिंग तो ऐसे नेगेटिव ही हुई है। अभी गोइंग फॉरवर्ड देखनी है, बुधवार को अपने एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के लिए कैसे बाजार टर्न लेता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देखो तो फ्राइडे के ट्रेड में भी हम लोगों ने देखा IT ने फ्रेश लॉन्ग्स देखे, तो वहाँ पे थोड़ा बिल्टअप हो सकता है और भी थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है। बैंकिंग हालांकि नेगेटिव रहा है, आज भी नेगेटिव खुला है, बट थोड़ा बैंकिंग में थोड़े स्पाइक दिखी थी लास्ट 2-3 दिन में, तो आई थिंक बैंकिंग थोड़ा नर्वसनेस अभी भी दिखा सकता है, स्पेशली PSU बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत अभी भी यहाँ से ठीक लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, ICICI, ये 3-4 स्टॉक्स मेरे ख्याल से ठीक ठाक लगनी चाहिए। बाकी तो आई थिंक देयर इज नथिंग ग्रेट, आई थिंक विच वी हैव डिस्कस। आई थिंक IT एंड फार्मा ये दोनों सेक्टर्स अभी भी तेज कर सकते हैं, बट प्रिसाइसली इफ यू लुक एट इट निफ्टी लेवल्स पे आप देखेंगे तो यहाँ से 6170 का क्रूशियल लेवल है, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ 6270 तक जा सकती है निफ्टी। बट बेसिक ट्रेड वुड बी फॉर मेजर डाउनसाइड और अपसाइड वुड बी डाउनसाइड के लिए 5950 के नीचे देखने चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो 6000 के पुट ऑप्शंस में काफ़ी सारे बड़ी ओपन इंटरेस्ट है। तो आप प्रीमियम का माइनस करके देखोगे तो 5950 का आपका एवरेज आ रहा है, तो वहाँ से आप देखो 5920 टेक्निकली बहुत ही बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद देखना चाहिए वो टूटता है तो बाजार में क्या है बड़ा ट्रेड मिल सकता है, इधर डाउनवर्ड या फिर वहां से सपोर्ट लेता है कि नहीं, तो दैट वुड बी अ क्रूशियल लेवल। बाकी तो बाजार ठीक लग रहे हैं ये लेवल से। जी राहुल जी, देखिए मार्केट में अभी भी आप डिसीजन मत करें, क्योंकि 3-4 दिन से ये होता है कि कोई 12 बजे के बाद जो मार्केट कोई और ही डायरेक्शन ले लेता है, तो शायद वो विवेक जी हमारे साथ बने हुए हैं, एक जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव है, पहले वो ले लें, तो उसके बाद 10 स्टॉक और है, मैं मेंशन कर दूंगा आपको। जी विवेक जी, नमस्कार, अर्ज कीजिए। शुक्रिया आशु। अगर देखें तो इस समय जो जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पता चली है वो है कि JP पावर की जो बास्पा 2 और करचम पावर प्लांट को बेचने की योजना है, वो 3 मार्च को इस डील की घोषणा हो सकती है और डील करीब 12,500 करोड़ रुपए में हो सकती है, ऐसा हमें सूत्रों के हवाले से खबर प्राप्त हुई है। और अगर देखें तो ये डील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि JP पावर पर करीब 16,754 करोड़ रुपए का कर्ज है और अगर 12,500 करोड़ रुपए में भी ये कंपनी अपने दोनों प्लांट बेचती है तो कंपनी का करीब 75% कर्ज कम हो सकेगा। कंपनी पर करीब 1400 करोड़ रुपए का सालाना ब्याज का बोझ है, जो कि करीब 1050 करोड़ रुपए सालाना कम होगा, तो ये कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण डील होगी। साथ ही अगर देखें तो बास्पा 2 की जो पावर क्षमता है, उत्पादन क्षमता, वो करीब 300 मेगावाट है और करशम वांगटू की जो पावर उत्पादन क्षमता है वो करीब 1000 मेगावाट है। और अगर कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता देखें तो करीब 2200 मेगावाट है, जिसमें से कि 1300 मेगावाट कम होंगे। तो अगर हम रेवेन्यू परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कंपनी को ज्यादा लॉस नहीं है, लेकिन कंपनी के अगर डील के हिसाब से देखें तो कंपनी को कर्ज में काफी कटौती होगी। तो ये एक कंपनी के लिए लैंडमार्क डील होगी जिसकी घोषणा 3 मार्च को हो सकती है। तो इस खबर पर नजर बनाकर रखनी होगी। इनफैक्ट JP पावर और JP एसोसिएट दोनों ही काउंटर्स पर नजर बनाकर रखें। जी, तो विवेक जी, जो JP पावर है इसमें मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। एक, ये आप कह रहे हैं कि अगर ये डील हो जाती है तो इनके पास 900 मेगावाट बचते हैं, तो किस किस्म का रेवेन्यू आ सकता है ये 900 मेगावाट से? और अगर ये डील नहीं होती तो फिर ये JP पावर के साथ क्या होगा? आई मीन 16,000 करोड़ कैसे देंगे? देखिए आशु, दूसरे सवाल का जवाब तो शायद मनोज गौड़ साहब ज्यादा बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि वो कैसे देंगे, क्योंकि कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं वो पिछले 2 क्वार्टर से तो सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि कंपनी एबिटा फ्रंट पर प्रॉफिट में है, लेकिन जैसे ही कंपनी पर इंटरेस्ट बर्डन वाला हेडर आता है उसी समय पर उसके बाद कंपनी लॉस में आ जाती है। तो ये सवाल तो काफी महत्वपूर्ण है और इनफैक्ट ये एनालिस्ट कम्युनिटी भी काफी समय से कंपनी के मैनेजमेंट से पूछ रही है। और जो पहला सवाल आपने पूछा कि कंपनी के जो 900 मेगावाट पावर प्लांट है वो अभी ऑलरेडी ऑपरेशनल है, मैंने ऑपरेशनल पावर प्लांट की बात की है, जिसमें से कि 500 मेगावाट थर्मल है और 400 मेगावाट हाइड्रो है।
तो अगर देखें तो ये 1300 मेगावाट जो जाएगी ये हाइड्रो से जाएगी, तो यहां पर कंपनी के जो 900 मेगावाट होंगे उनसे कंपनी को रेवेन्यू आता रहेगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि करीब कंपनी की 60% पावर कैपेसिटी जरूर कम होगी इन दोनों पावर प्लांट के बेचने के बाद, लेकिन कंपनी के कर्ज में करीब 75% की कटौती देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा सा हमें एनालिस्ट कम्युनिटी थोड़ा सा इस 15% के डिफरेंशियल पर नजर रखेगी। जी विवेक जी, संक्षेप में तो आप ये कह रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि ये कंपनी डेट ट्रैप में है, कि इसका इंटरेस्ट ही इतना है कि कैश फ्लो से ये इंटरेस्ट भी नहीं वापस कर सक रही, तो ये इनके लिए डू और डाई वाला सवाल है इस टाइम पे। बिल्कुल आशु, ये डू और डाई वाली सिचुएशन है कंपनी के लिए, क्योंकि जितना कर्ज है कंपनी पर उसको इनको चुकाना ही होगा। कंपनी काफी कुछ प्रोजेक्ट्स आगे भी कर रही है। कंपनी को आगे जो कंपनी के प्लान से करीब 2000 मेगावाट पावर कैपेसिटी एडिशन के और भी हैं, जो कि अन्य प्रदेशों में जैसे अरुणाचल, मेघालय वगैरह में, लेकिन उनके ऑपरेशनल होने में भी वक्त लगेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी की स्ट्रैटेजी शायद यही रहेगी कि अपने ऑपरेशनल प्लांट को बेचे, उससे कर्ज चुकाए, और जो आगे की कैपेसिटी है उनका कंपनी के लिए कम से कम रास्ता साफ हो, कंपनी आराम से सुचारू रूप से काम कर सके। तो ये कंपनी की जो स्ट्रैटेजी होगी। अब इस पर एनालिस्ट कम्युनिटी जरूर नजर रखे कि ये डील वैल्यू कितनी है। डील वैल्यू अगर इससे ज्यादा होती है तो शायद मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा, अगर डील वैल्यू कम होती है तो शायद मार्केट इसको नेगेटिवली भी लेगा। तो 12,500 करोड़ यह हमें खबर प्राप्त हुई है कि इतनी रकम रहेगी। चलिए, शुक्रिया विवेक इस जानकारी के लिए। एक बार नजर डालते हैं मिड कैप स्टॉक्स में क्या हो रहा है। आज मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन एक तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट पर अच्छा मूव है, ये करीब 3.25% चला है। क्रिसिल पर अच्छा मूव है 2.5%, और ये जो इकरा की न्यूज़ है उसका इंपैक्ट इन सारे स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। रिलायंस पावर करीब 2% ऊपर है, क्योंकि अब कंपनी को ये उम्मीद है कि अगर मुंद्रा में ज़्यादा टैरिफ मंजूर हुआ है तो शासन यूएनपीपी, जिसके लिए रिलायंस पावर ने भी अर्जी दी हुई है पावर टैरिफ हाइक की, वो अगर हो जाता है तो इनके लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। टोरेंट पावर पर भी अच्छा मूव है, ये करीब 1.5% चला है। रैमको, श्री सीमेंट्स, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा मूव है। काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे आज के लिए हर घंटे मुनाफे का पहला ट्रेड कौन सा है। लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है शेयर बाजार लाइव में। और चलिए जल्दी से ये देख लेते हैं, हर घंटे मुनाफे का शेयर देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज कुछ एक स्टॉक्स, अब देखिए कहीं कहीं अच्छी खबर होती है उसके चलते काउंटर चल जाता है। जैसे इकरा है, ये 20% के फ्रीज पे है, मूडीज हिस्सेदारी खरीदना बढ़ाना चाहती है, अच्छी खबर और उसका अच्छा मूव। दूसरी तरफ है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अब इसका विलय हो जाएगा तो एक्चुअली क्या है कि जो प्रॉब्लम है वो छोटे बैंक से चली जाएगी बड़े बैंक की बैलेंस शीट में। काउंटर अच्छा चल गया, करीब 9% ऊपर इस समय यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। तो और ठीक वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे भी कारोबार हो रहा है। टाटा पावर 5.5% ऊपर, और एक काउंटर जहाँ पर अच्छा मूव है वो है पेपर प्रोडक्ट्स, ये करीब 5.5% चला है। इस काउंटर की हमने पहले भी बात की हुई है, तो आज फिर से एक बार अच्छा मूव यहाँ पर। लेकिन फिलहाल 9:30 बजे हैं, यानी वक्त है हर घंटे मुनाफे का आज का पहला ट्रेड देखने का। चलिए, रजत है हमारे साथ। रजत, मॉर्निंग टू यू। बताइए आज पहला ट्रेड इस हफ्ते का, आज के दिन का कौन सा है? गुड मॉर्निंग मेहर। खरीदारी के सौदे के साथ ही जाएंगे। पहले घंटे का जो सौदा होगा GSPL गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड पे दाव खेलें आप, खरीदारी करके चले। जोरदार मोमेंटम इस समय 10 मिनट चार्ट, अर्ली चार्ट पे शो हो रहा है और जबरदस्त स्ट्रेंथ शो कर रहा है काउंटर। अगले एक घंटे के लिए 63.5 तक के लक्ष्य दिए जा रहे हैं। स्टॉप लॉस 57 पे आपको रखना होगा। ट्रेल कर सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर काउंटर बढ़ता जाए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। और जोरदार खरीदारी होती हुई नजर आई है। डेली चार्ट्स पे देखें, 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है और मोमेंटम इंडिकेटर्स जो हैं काफी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर पलटते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो तेजी बनेगी उसमें फॉलो अप बाइंग के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। 63.5 तक जा सकता है अगले एक घंटे में, यहाँ पर ट्रेडर्स का मानना है, क्योंकि 55-56 के आसपास काफी अच्छा बेस बना के काउंटर चला है। अब यहाँ पर खरीदारी करने का मौका, स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते चलें। जी धन्यवाद रजत जी। इसमें ये अच्छी पिक है क्योंकि 2-3 दिन से गुजरात स्टेट पेट्रोनेट बहुत तेजी से चले और आपको 5-6 मैं स्टॉक दे देता हूँ। ये इसको डालते जाइएगा आप अपने ऑर्डर में। और अभिजीत जी, प्रभाकर जी और राहुल जी, आप भी जरा अगर ये सुन रहे हो तो देख लीजिएगा इसमें से कोई स्टॉक अगर आपको याद आ जाए। उमंग डेयरीज, उसकी हमने बात की थी। DCM श्रीराम कंसोलिडेटेड, उसमें भी बहुत तेजी आई है अभी। पेपर प्रोडक्ट्स, बालाजी अमीन्स, ये अपना तनेजा एरोस्पेस, एमाइंस अमीन जो कहना आप कह लीजिए, अवंती सीड्स, श्रेय में भी को 5% का अब गेन आया। लिंकन फार्मा,
और पोशाक, उसकी मैंने सवेरे आपसे बात की थी। जेबीएम ऑटो, ये तो फ्रीज में 4-5 दिन से लग रहा है। ट्राइजन टेक्नोलॉजीज, इसमें भी बहुत स्ट्रेंथ है, आर सिस्टम जैसी स्ट्रेंथ आई है इसमें। मोल्टेक टेक्नोलॉजीज, देखिए मोल्टेक 2 हैं, इसलिए मोल्टेक टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा मेरे ख्याल से वो प्लास्टिक है या क्या है, उसके उसमें मत देखिएगा। बाल फार्मा, यूनिकेम फार्मा, परसिस्टेंट, वेसुवियस की मैंने बात की थी। ये जो फर्नेस होती है उनकी लाइनिंग बनाते हैं, मगर मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत उम्दा है इनकी। ये भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ईयरली चल रहा है ये। और तो ये स्टॉक्स हैं। अभिजीत जी, अगर आपने नाम सुने हो इनमें से कोई जो इमीडिएट रिकॉल आपके लिए आता हो इसमें। Yes, Ashu. Paper products is one name. Very strong uptrend, very close to its life highs. High possibility of this trend to can continue on the upside. So a thumbs up from my side for paper products. जी चलिए, इंडेक्स में कोई खास एक्शन है नहीं। निफ्टी 15 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स 40 पॉइंट नीचे। प्रभाकर, हैव यू शॉर्टलिस्टेड एनी ट्रेड्स पोस्ट ओपनिंग? 950 as a stop loss, target 1020 is possible, and REC I think with 184 as a stop loss, 190 195 is possible, and REC can go close the gap down which was caused due to the ex-dividend which it has gone. And we mentioned about Crompton Greaves and L&T. Crompton Greaves, now the stop loss I trail it to 120 rupees 50 paisa, and I increase the target to 129 also. राइट, चलिए शुक्रिया प्रभाकर हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स टू जॉइनिंग अस। और GSPL हमने अभी इसकी बात की थी। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट काफी अच्छा मूव, 4.5-5% चल गया है काउंटर वॉल्यूम्स के साथ, अच्छी खरीदारी, इस पर नजर रखिएगा। हमारे साथ अब अश्विन पारेख साहब जुड़े हैं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पर जो खबर आई थी पिछले हफ्ते, जिस तरह से चेयरमैन को VRS लेना पड़ा या फिर उन्होंने लिया, और उसके बाद आज जो खबर आई है कि इसे यूनियन बैंक के साथ इसका विलय हो सकता है, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पारेख साहब, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ये जो PSU बैंकिंग स्पेस है, इसमें एक के बाद एक जो रेगुलेटरी कंसर्न्स हैं वो बढ़ती जा रही है। एक तो इनकी एसेट क्वालिटी, दूसरा NPS को लेकर कुछ हद तक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और फिर सडनली ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जैसा एपिसोड होता है। इसमें आपका व्यू क्या है ऑन द PSU बैंकिंग? वेल ऐसा है, जैसे पहले तो सबसे देखते हैं हम लोग कि सबसे जो अहम मुद्दा है कि कोई भी एक PSU बैंक के अंदर जो एक लीडर जाता है, जो CMD जाता है, और जो EDs होते हैं वहाँ पे, तो उनका अगर आप ड्यूरेशन या पीरियड देखेंगे तो 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, अभी तो 2 साल करने का मिनिमम बनाया है, लेकिन उतने अवधि में, उतने टाइम में इफ़ दे हैव टू शो सम परफॉर्मेंस, तो हर एक लीडर अपने अपने हिसाब से बैंक को चलाता है। दे कीप ऑन मेकिंग चेंजेस। एक व्यवस्था इस तरह से करी गई है, उसके दोनों पहलू हैं। लेकिन जैसे कोई भी बैंक का चेयरमैन होगा तो वो उसी बैंक का नहीं रहेगा, वो उसको किसी दूसरी बैंक से लाया जाता है, तो वो दूसरी बैंक से जाके फिर उसमें से एक नए रीजन को, एक नए ज्योग्राफी को देखना, नए बैंक को देखना, नए लोगों के साथ में बिल्कुल व्यवहार करना, तो ये एक तो लीडर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बैंक के लिए और भी मुश्किल हो जाता है। बैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं वो नए लीडर्स को समझ नहीं सकते हैं। जहाँ तक गवर्नेंस का सवाल है, हम लोगों ने देखा है कि टाइम एंड अगेन गवर्नेंस का जहाँ मुद्दा आया है, जैसे बोर्ड का कॉम्पोजिशन है, उसके अगर बावजूद ये कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और एक RBI का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके बावजूद भी कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल चौंका देने वाली है, तो सरप्राइज़ देने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे एक साथ में हम लोग देखते हैं, आगे भी हमने देखा था, जैसे हमने एक बार देखा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6 साल या 5 साल पहले, तो अचानक से जो नया लीडर आता है एक नए बड़े प्रोविजन करने की बात करता है, जब ताकि पता चलता है कि बैंक इतने सारे बड़े प्रॉब्लम्स पे बैठी हुई थी। तो ये गवर्नेंस का इश्यू है, बहुत अहम। अश्विन जी अश्विन जी, बहुत सारे सवाल थे, इसलिए मैं थोड़ी गुजारिश करूंगा संक्षेप में। मैं आपसे 2 सवाल लेना चाहता हूं। आप खुद शायद ऑडिटर रह चुके होंगे, मैं खुद एक ऑडिटर रह चुका हूं, मगर मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर यही बैंक US में होता और ऑडिटर ये करने देता तो आज जो अकाउंटिंग फर्म है बंद हो गई होती, इतना क्लास एक्शन लॉसूट हो गया होता। मगर यहां मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऑडिट कमिटी है, ऑडिटर है, ये क्या कर रहे थे और इनको कौन सी क्रिमिनल और सिविल पेनल्टीज लगेगी? क्योंकि होता यह है कि ये सब हो जाएगा, टैक्स पेयर का पैसा डूब गया, ना ऑडिट कमेटी वाले कहां गए, ना ही ऑडिटर के ऊपर किसी ने कोई हाथ उठाया, तो फिर ये क्या रह गया इसमें? मुझे ये बताइए कि जो लिस्टेड कंपनीज में शेयर होल्डर्स है वो कैसे बिलीव कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिस्टम
एक्चुअली काम करता है या सिर्फ कागज पे है? वेल, संक्षिप्त में अगर मुझे बताना है तो मैं इतना ही कहूँगा कि मतलब ऑडिटर जो है, आप भी अगर ऑडिटर रह चुके हैं तो आप मेरे से एग्री करेंगे कि ऑडिटर जो है वो हर एक जगह पे तो, हर एक ब्रांच पे तो जा नहीं पाएगा, उसे हर एक जगह की तो मालूमात होगी नहीं, कहीं पे कहीं किसी चीज़ पे तो उसको मैनेजमेंट के ऊपर और मैनेजमेंट प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखना होता है। लेकिन आमतौर पे ऑडिट कमेटी की जिम्मेवारी ज़रूर बनती है, ऑडिट कमेटी को ये देखना होता है कि प्रॉपर जो मतलब ऑडिट पैनल जो यहाँ पे होती है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के अंदर, तो बहुत सारे ऑडिटर्स होते हैं, पैनल्स जो होते हैं, ब्रांच के ऑडिटर्स अलग होते हैं, ब्रांच का सब रिपोर्ट कंसोलिडेशन किया जाता है, पर ऑडिट कमेटी की ये जिम्मेवारी ज़रूर बनती है। उसीलिए तो ऑडिट कमेटी का नियुक्त किया गया होता है और ऑडिट कमेटी का जो चेयरमैन होता है, ये टू मेक श्योर एटलीस्ट कि डिपेंडेबल या रिलायबल इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को दें। जी जी अश्विन जी, देयर आर एनफ गाइडलाइंस कि अगर ऑडिटर को डिस्कंफर्ट लग रहा है एनपीए की क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग में, तो वो रिपोर्ट में कह दे कि मैं नहीं एग्री करता हूं ये जो भी कर रहे हैं, या विड्रॉ कर ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यूनाइटेड बैंक में कोई छोटा मैटर नहीं चल रहा था, ये तो मतलब कंपनी डूब रही थी, ये आरबीआई क्यों पता कर रही है, ये ऑडिटर को क्यों नहीं दिखा? और मुझे आप ये बताइए कि अंडर करंट रेगुलेशंस कैन एन ऑडिटर बी टेकन फॉर अ क्लास एक्शन सूट और नो? बिकॉज द प्रॉब्लम हियर इज द रेगुलेटर एंड द रेगुलेटेड आर द सेम पीपल। नहीं, देखिए कई चीज़ों में हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग ये हमारी गलती हो जाती है सिस्टम की कि हम फिंगर्स को पॉइंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने देखा था, पहले से हमने देखा हुआ है हर्षद मेहता के टाइम से लेके आज तक, जब कभी भी बैंकों का कोई भी घोटाला सामने आता है तो हमारे लिए जो है ऑडिटर्स एकदम सेफ टारगेट्स बन जाते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर उसी ढंग से आरबीआई का भी तो इंस्पेक्शन होता है, ऑफ साइट और ऑन साइट इंस्पेक्शन होता है, उसी ढंग से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बोर्ड मेंबर्स भी तो गवर्नेंस के ऊपर या तो बोर्ड के ऊपर बैठते हैं। हर एक की जिम्मेवारी है, ये एक सिस्टम का एक बिल्कुल ही बड़ा फ्लॉ है। किसी एक के ऊपर, किसी एक स्टेक होल्डर के ऊपर या एक सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ने से मतलब एक आर्ग्यूमेंट को एक दिशा में ले जाने की बात हो गई। मेरे ख्याल से इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिगिन विथ। और दूसरा, जहाँ तक एनपीएस का सवाल है, ग्रास रूट का जो बैंकर है ही नोज इट द बेस्ट। अगर ग्रास रूट पे जो बैंक ब्रांच मैनेजर जो होता है या तो जो रीजनल लेवल पे होता है, वो अगर पॉइंट आउट नहीं करता कि क्वालिटी में कोई गलती है, तो किसी को भी मतलब किसी को भी लीडरशिप से लेके किसी को भी, ऑडिटर को लेके किसी को भी इतना जानना मुश्किल हो जाता है। आप ढेर सारे, इतने सारे हज़ारों आपके अकाउंट्स होते हैं, सिक्योरिटी आपको कलेक्ट होती है। आज जैसे सुबह में हमने इको टाइम्स में पढ़ा है कि एक ब्रांच जो है यूनाइटेड बैंक की दिल्ली की, उसमें सिक्योरिटी की या तो कोलेट्रल के पेपर्स बराबर से एग्जामिन नहीं किए गए। अब आप बताइए मुझे, ऑडिटर का या कहाँ का, मतलब एक आपको ये एक सोचना है कि ब्रांच लेवल पे जो कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है वो अगर फेल जाता है तो बैंक को बहुत दिक्कत आती है उसके बाद में। जी खैर चलिए, इसमें दोनों तरफ से अपना पक्ष रखा जा सकता है, लेकिन राहुल हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल से। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि इससे डेफिनेटली जो कंसर्न है पीएसयू बैंक्स पे इस समय, वो इनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर है और वो रिफ्लेक्ट करता है इनकी वैल्यूएशंस में भी। आप इस समय जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हैं उस पर फ्रॉम नियर टर्म पर्सपेक्टिव क्या करना चाहेंगे? नियर टर्म पर्सपेक्टिव देखो, यहाँ से नो ट्रेड जोन में रहेगा, या इधर इफ यू वांट, मेरे ख्याल से थोड़े ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आप देखो तो शॉर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। आई थिंक यू कैन सी स्टिल सम डाउनसाइड फॉर टेम्परेली, बट इन्वेस्टमेंट के लिए मैं शॉर्ट अभी भी टाइम है कि अपने को यहाँ से 10 से 15% यहाँ से और नीचे जा सकते हैं पीएसयू बैंक्स, और वहाँ दैट वुड बी अ गुड लेवल टू लुक एट इट, बाइंग पर्सपेक्टिव एट दैट लेवल्स। जी चलिए, टू रैप इट अप पारेख साहब, अगर मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूं कि एक 2-3 साल पहले तक बड़ी ये स्ट्रांग आर्गुमेंट होती थी कि जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो बड़ा रोबस्ट है, यूएस या फिर चाइना के जैसे जिसे कहते हैं सरप्राइजेस नहीं है। लेकिन पिछले 2-3 साल में आप क्रेडिट क्वालिटी देखिए, एसेट्स देखिए, बैलेंस शीट्स देखिए, जिस तरह से डिटीरियोरेशन इनका हुआ है, इज इट अ कॉज ऑफ कंसर्न? आप खुद इतनी बैंक्स की बैलेंस शीट देखते होंगे, आर यू वरिड अबाउट दिस एट दिस पॉइंट? इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, जैसे इसको इट इज़ अ बिग वरी, पर मैं इतना आपको रिस्पॉन्स करूंगा, इस तरह से इसको देखना चाहिए। देखिए, हमारे इकोनॉमी का परफॉर्मेंस आप देखिए,
अगर कोई भी इकोनॉमी 7%, 8%, 8.5% पे ग्रो करती है और फिर उसको एकदम से 2 साल में एक कॉन्ट्रैक्शन जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या ग्रोथ में आता है, तो एनपीएस होना तो बिल्कुल, मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर वे आउट बट द क्वालिटी ऑफ द क्रेडिट विल डिटीरियरेट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। दूसरा सेक्टोरियल इंपैक्ट होता है, कई सेक्टर्स ज़्यादा इंपैक्ट होंगे, कई सेक्टर्स कम। जो बैंक ज़्यादा एक्सपोजर किसी सेक्टर पे लेके बैठी है, इट गेट्स कॉट। बट आई वुड से ऑल इन ऑल, जैसे जहाँ तक रेगुलेटर का सवाल है या सिस्टम का सवाल है, आई वुड स्टिल मेंटेन दैट द सिस्टम इज रोबस्ट। अब परिस्थिति ये है कि अगर 2 क्वार्टर अगर और हमारे खराब गए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की या क्रेडिट के ऊपर, तो शायद मैटर बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग बन जाएगा। आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ये साफ बताया है, नए गवर्नर साहब ने ये साफ बताया है कि 2 और क्वार्टर्स देन वी हैव अ प्रॉब्लम। राइट, एब्सोल्युटली। चलिए, तो 2 क्वार्टर यानी क्लॉक इज टिकिंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए पारेख साहब। राहुल, आपका भी शुक्रिया, एंड प्रभाकर, थैंक्स टू यू एज वेल इस बातचीत में शामिल होने के लिए। जल्दी से एक बार देख लेते हैं इंडेक्स का हाल क्या है, बिकॉज क्लॉक इज ऑल्सो टिकिंग फॉर वैल्यू पिक।